वही हम जानेंगे आज कि शाहिद भाई ने क्यों ये मर्सिडीज ली। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा आपके मन में आया कि चलो यार मर्सिडीज खरीदते हैं, वो भी सेकंड हैंड। एक्चुअली हमारी सेकेंडरी कार है जो अच्छा। हम रेगुलर में किधर छोटा मोटा निकाल लिए, तो ये भाई आपको ये पड़ी कितने में थी, क्योंकि बहुत लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें लॉन्ग टूर किधर किधर करी और उसमें परफॉर्मेंस कैसे निकाली है इसने, इसका ग्रीन टैक्स कराया, तो उसमें इस इतनी बड़ी गाड़ी को खर्चा कितना है और आपके कितने साल बढ़े इस गाड़ी के लिए। हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आपने इस मर्सिडीज का रिव्यू तो देखा ही होगा। ये GL 350 CDI है, बट आज हम जानेंगे इसका ओनरशिप रिव्यू। शाहिद भाई अपने पास है, इनके हमने कुछ ही महीनों पहले वेंटो का ओनरशिप एक्सपीरियंस लिया था और आज हम वेंटो से सीधा मर्सिडीज में आए हैं। वही हम जानेंगे आज कि शाहिद भाई ने क्यों ये मर्सिडीज ली। और हाँ, ये सेकंड हैंड ली है, ये 2010 मॉडल था और अभी भाई ने मतलब कुछ साल पहले ये गाड़ी परचेस की है। तो वही हम जानेंगे क्यों परचेस की, कितने में मिली ये गाड़ी भाई को और इसका परफॉर्मेंस क्या है, और मेनली सबसे मेन बात बताओ इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है, वो हम जानेंगे आज। तो चलो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा आपके मन में आया कि चलो यार मर्सिडीज खरीदते हैं, वो भी सेकंड हैंड, और ये थोड़ी सी पुरानी लगती है मुझे, तो मुझे बताओ कि ये ही क्यों लिया आपने। एक्चुअली ये जो गाड़ी है इसका साइज बहुत, मतलब साइज के लिए ही ये गाड़ी लिए थे हमने, क्योंकि इसके पहले फॉर्च्यूनर थी एंड उसको अराउंड 5-6 साल हो गया था उस गाड़ी को। तो कुछ अपग्रेडेशन के लिए इस गाड़ी को देख रहे थे। जो वेंटो की बात हुई थी, वो वेंटो एक्चुअली हमारी सेकेंडरी कार है जो हम रेगुलर में किधर छोटा मोटा निकाल लिए, तो ये ज्यादा कुछ फंक्शंस में ही या कोई लॉन्ग ट्रिप रहेगी तो ये गाड़ी यूज में आती है, वरना ऐसा ये गाड़ी ज्यादा यूज में नहीं आती है। अच्छा। एंड यही रीजन है कि इसका जो इतना बिग साइज है, इतना जो उसके लिए ये गाड़ी हम लोग ने लिया था, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी पहले से ही बहुत पसंद थी एंड ये जो साइज ऑफर करती है इसके सेगमेंट में तो अभी नहीं है फिलहाल कोई साइज प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि भाई आपको ये पड़ी कितने में थी, क्योंकि बहुत लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। ये किस प्राइस पॉइंट में हमें मिलेगी? ये एक्चुअली इसकी डील हमको बहुत सही मिली थी, क्योंकि फॉर्च्यूनर ये जिस डीलर से लिया था तो फॉर्च्यूनर भी उसी को एक्सचेंज किया था। तो अराउंड ऊपर हमने शायद 13, अभी मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, पर 13-14 लाख ऊपर दिया था। अच्छा। तो 20 के कुछ आसपास पड़ी थी। हाँ, मतलब देखो भाई 20 लाख में इतनी बड़ी गाड़ी इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ मिल रही है। फीचर्स आपने देखे होंगे मेरे इस वीडियो में, और अभी हम अंदर बैठेंगे, इसके अंदर बैठ के मैं आपको फीचर्स मतलब ओवरव्यू दूंगा और बाकी के क्वेश्चन सारे भाई से पूछूंगा। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। भाई देखो अभी इसके हम अंदर आ गए और इसका डैशबोर्ड वगैरह देखो आप। तो सबसे पहले भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये देखो आपने मेनली कंफर्ट और लग्जरी के लिए लिए, तो इसमें लॉन्ग टूर किधर किधर करी और उसमें परफॉर्मेंस कैसे निकाली है इसने? लॉन्ग टूर तो अभी तक तो हम किधर गए नहीं, बट हाँ मुंबई आना जाना लगा रहता है इस गाड़ी में। तो लॉन्ग टूर पे बेस्ट है इसके जो सस्पेंशन है, जैसे कि एयर सस्पेंशन है इसमें 4मैटिक में। तो इसमें खड्डा बिल्कुल, मतलब जितने पॉट होल्स रहते हैं मतलब फील ही नहीं होते। अच्छा। क्योंकि टायर का डायमेंशन भी बड़ा है। और मतलब कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया है सस्पेंशन को कि फील नहीं होता, इतना सही उसका अलाइनमेंट एडजस्टमेंट इतना सही करा है। लॉन्ग टूर पे कंफर्ट भी सही है और सीट का भी कंफर्ट ठीक ठाक है, अच्छा मतलब फैमिली वगैरह को भी कंफर्ट बढ़िया लगा आपके। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आपकी गाड़ी में देखो एयर सस्पेंशन है, तो आपको ये फीचर कैसा अट्रैक्ट करता है? मतलब आपको कैसा लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी में एयर सस्पेंशन, आप कभी यूज करते हो क्या इसका? एयर सस्पेंशन का अगर मैं सच बोलूं तो हाँ, अगर हाईवे पे इतना, क्योंकि जो नॉर्मल स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं तो उसमें हमको थोड़ा फील होता भी है, पर इसमें उतना फील नहीं होता। पर अगर मैं सच बताऊं तो मैं उतना बड़ा फैन हूँ नहीं एयर सस्पेंशन का, क्योंकि उसका कॉस्टिंग ऐसा रहता है कि अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत लंबा खासा खर्चा दे देती है, इसलिए मैं इतना बड़ा फैन हूँ नहीं। और यूज में इतना आता है नहीं, क्योंकि ऑफ रोडिंग ऑब्वियसली नहीं इतना है, ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी पर नहीं इतना यूज में, फैमिली कार है तो नहीं यूज होती। और इतनी बड़ी महंगी गाड़ी कोई डालेगा भी नहीं ऑफ रोडिंग नहीं, जिसको जो डालता है वो अलग बात है। हाँ, और अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपने अभी थोड़े दिन पहले इसका ग्रीन टैक्स कराया था, उसमें इस इतनी बड़ी गाड़ी को खर्चा कितना है और आपके कितने साल बढ़े इस गाड़ी के लिए? तो उसका कुछ अराउंड 50-60,000 खर्चा आया था ग्रीन टैक्स रिन्यूअल कराने का। तो यस, थोड़ा एक्सपेंस, क्योंकि गाड़ी का जैसे लग्जरी कैटेगरी में आती है तो फिर उस हिसाब से उसका होता है, क्योंकि शायद ये CBU यूनिट है, मुझे पता नहीं, या प्रोडक्शन इधर ही है इसका, बट एक्सपेंसिव तो है। और 5 साल बढ़े ना आपके?
हाँ, क्योंकि अभी 15 साल पूरे हो गए गाड़ी को, तो और बराबर। 5 साल बढ़ गए। तो महाराष्ट्र में आपने यही फायदा है कि चलो 15 साल डीजल गाड़ी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर हम ग्रीन टैक्स वगैरह लगा के बढ़ा भी सकते हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है भाई आपके लिए, जो कि मर्सिडीज के ओनर, कुछ ओनर्स दुखी है इसके वजह से कि आपकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसको लेकर, और आप कंपनी में करवाते हो सर्विस या फिर बाहर करवाते हो? कंपनी में तो नहीं करवाते हम, क्योंकि कंपनी में बस वही सब रहता है कि लेबर चार्जेस ही कुछ उन लोगों ज्यादा का है। बहुत ज्यादा रहता है। वो उसके लिए परफेक्ट रहता है जो न्यू कार खरीदता है, तो उसके लिए ठीक है, जो बराबर। सर्विसिंग शोरूम से ही कराता है। तो बराबर बाकी जनरली अगर शोरूम में जाएंगे तो आराम से 2-3 लाख के ऊपर का बिल निकल जाता है इसका। बराबर तो बराबर। अभी अगर सेकंड हैंड कार है तो इतना कोई नहीं उस पे खर्च करेगा, तो इसलिए आफ्टर मार्केट में हमारी अच्छी पहचान है, तो वो करा के दे देते हैं डिसेंट मतलब रेट में। एक 15-16 हजार तक पकड़ सकते हैं हम सर्विस। हाँ, अगर जनरल सर्विसिंग की बात की है, माइनर सर्विसिंग की, इंजन ऑयल चेंज, फिर भी थोड़ा है एक्सपेंसिव नॉर्मल कार से, पर ठीक है। वो फिर आपको लग्जरी भी मिल रही है इतना। हाँ, अगर इतना space एक मिल रहा ब्रांड है। मिल रहा है तो हाँ, उसके लिए तो ये थोड़ा बहुत मैंने अपना ये लोगो मिल रहा है तो जी। उसके लिए ठीक है ना। और फिर अगला क्वेश्चन मेरा है आपके लिए कि इसमें जो अभी आप बता रहे थे कुछ मॉड्यूल चेंज हुआ था, तो वो क्या मॉड्यूल था और इसमें खर्चा कितना बैठा आपका? वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है गाड़ी का, बट वो बड़ी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी है, वाइपर से लेके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हैंडल करता है। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था, बारिश के टाइम पे शायद यहाँ से थोड़ा सा क्रैक, ये कराना है इसका काम, विंडशील्ड में थोड़ा सा गैप थे, तो वो शायद ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पानी लगा है, तो ये ऐसा होके, तो इसका इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ना अंदर, इसका सारा फ्लोरिंग में जितनी भी सारी चीजें इसकी इलेक्ट्रॉनिक सारी फ्लोरिंग में। अच्छा। तो वो पानी फ्लोरिंग में जाके उसको खराब कर दिया था, BMC ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो आफ्टर मार्केट भी हमको कुछ 60-70,000 का पड़ा था आफ्टर मार्केट, और वो मुंबई जाना पड़ा था इधर से। हाँ, क्योंकि यहाँ पुणे में थोड़े उतने स्किल्ड भी नहीं है, और रेट भी कंपैरेटिवली पुणे में ज्यादा ही है। हाँ, और मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, हमारे इधर से 180 किलोमीटर है मुंबई, पुणे साइड ये गाड़ी होती है हमेशा, फिर मुंबई इसका आना जाना रहता है। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब तक आप देखो ये सेकंड हैंड गाड़ी ली है आपने, तो अभी तक आपने कितनी सेकंड हैंड गाड़ियां बदल चुके हैं आप? मतलब एक 5 साल के पीरियड में बताओ मुझे। अराउंड 2 से 3। 2 से 3। इसके पहले फॉर्च्यूनर थी, तो उसको इससे अपग्रेड किया, और सेकेंडरी जो कार थी जो पहले रिव्यू कराई थी, वेंटो, तो वो भी बहुत क्लास गाड़ी थी, बट उसका भी जर्मन गाड़ी होने की वजह से सर्विसिंग का बहुत इश्यूज था और बहुत प्रॉब्लम थे, इसलिए उसको रेनॉल्ट से रिप्लेस कराया। तो अच्छा। डस्टर अभी ली है, तो वो अच्छी है, उसका मतलब चलती भी है और उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी है। मतलब आपने एक डस्टर लिया है जैसे सेकेंडरी वे, मतलब ये सेकेंडरी रखी है और वो आपकी प्राइमरी रहेगी सिटी में घूमने के लिए, सिटी के लिए, और हाँ बस ये हाईवे वगैरह के लिए आप इसको लॉन्ग निकालते टूर हो। पे रहेगी तो ये कार, वरना नहीं, और आपको एवरेज के हिसाब से ये गाड़ी और इसमें जो टॉर्क मिलता है 600 या 700 Nm का, वो कैसा फील होता है, और ये मेनली परफॉर्मेंस कैसे निकाल कर देती है? परफॉर्मेंस वैसे तो फैमिली जब साथ में रहती है तो ऐसा निकालता तो नहीं हूँ, पर अगर ऐसे ही कभी फ्रेंड्स में, तो थोड़ा से भी अगर एक्सीलेटर पे आप अगर पैर देते हो तो गाड़ी आपको एकदम पीछे ढकेल देती है, इतना उसमें पावर है, टॉर्क है, और इतनी ऐसे हाइट में है कि दिखता ही नहीं आगे का। और ये मतलब डीजल में माइलेज क्या देती है? 3, 4, 5? अच्छे से चलाएंगे तो दे देती है 6-7 के ऊपर का, हाईवे पे 8 से अंदर ही देती है, पर 8-9 पकड़ 8-9। तो अगला क्वेश्चन यही था मेरा भाई के साथ कि मतलब देखो अभी आपने सेकंड हैंड गाड़ियां ली, फॉर्च्यूनर भी सेकंड थी, डस्टर भी सेकंड है, वेंटो भी सेकंड थी, तो आप शोरूम गाड़ी लोगे कभी, या फिर ज्यादा आपको सेकंड हैंड में ही मतलब एक प्रॉफिटेबल डील? शोरूम गाड़ी हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि अगर जैसे कि मैं बोलूँ तो एक डेप्रिसिएशन एसेट ही होता है, वो तो है, तो उसमें उतना पैसा डालना, अगर आपको फील लेना ही है तो हम उतना प्रेफर करते नहीं शोरूम कार, बट देखेंगे फ्यूचर में। मतलब आप शोरूम में प्रेफर कौन सी करोगे? शोरूम की तो प्रेफर अगर सेकंड हैंड में बताओ तो इसके बाद मेरा दिल उस पे है, वो गाड़ी का नाम क्या है, रेंज रोवर की वोग बड़ी क्लास लगती है सेकंड में, क्योंकि ओरिजिनल तो वो 3-4 के ऊपर जाती है। शोरूम में अगर बोलेंगे तो मुझे 5 सीरीज थोड़ी
क्लास लगती है। 5 सीरीज या 340 है, हाँ, 340 वो है। मुझे बहुत हाँ, सही वो लगती है। सीडान है। जब मेरा खुद का इनकम शुरू होगा तो वो हाँ। मेरी कार होगी पहले, अगर शोरूम से बोलेंगे। अच्छा, तो मतलब आपने उस टाइम आपका बजट शायद 20 के आसपास रहेगा, आप सेकंड हैंड में लग्जरी में ढूंढने गए, तो आपने इसके अलावा कौन सी गाड़ी प्रीफर मतलब देखी और आपको सीधा यही डील मिली, या फिर आपने सीडान वगैरह क्यों नहीं प्रीफर करी सीडान सेकंड इसलिए हैंड में? प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम रहती है, और एक्चुअली फैमिली जो प्रेफरेंस है वो एसयूवी में ही है बहुत सालों से। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले हमारे पास टाटा स्ट्रोम थी, उस टाइम की बात है। सफारी स्ट्रोम थी हाँ, टाटा की। हाँ, फिर उसके बाद जाइलो थी, हाँ, वो भी एसयूवी थी। फिर फॉर्च्यूनर आई और फिर अब ये है। हाँ। तो फैमिली प्रेफरेंस पहले से ही एसयूवी में रहा है। और हाँ, मेनली आपकी फैमिली बड़ी है तो इसके लिए आपको फैमिली भी बड़ी है। एसयूवी हाँ, चाहिए। हाँ, एसयूवी चाहिए, हाँ, सही। और एसयूवी मतलब इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से मैं बताऊँ ना, तो एक प्रेफरेबल कार एसयूवी ही है। सीडान थोड़ी सी आपकी अगर सिटी में ड्राइविंग ज्यादा है तो आप सीडान ले सकते हो। बाकी देखो, भाई की ड्राइविंग थोड़ा सा बाहर हाईवे पर वगैरह है, या फिर यहाँ पर भी रोड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, तो भाई को सोचना नहीं पड़ता बिल्कुल भी, वो अपना इधर एसयूवी लेके फिर नॉर्मल स्पीड पे चला सकते हैं। वैसे सीडान थोड़ी सी हमें ऐसा मन में लगता है कि इधर लेके आए या फिर नहीं। तो फिलहाल यही था यार अपने शाहिद भाई का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आगे भी शाहिद भाई ऐसी गाड़ियां जरूर लेंगे और इस चैनल पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको देखो इस गाड़ी के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स वगैरह, आपकी कुछ राय है या फिर आपको कुछ पूछना है, तो वो भी आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, शाहिद भाई उसका जरूर जवाब देंगे। तो चलो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।